गहरी रखे हुए हैं बहुत सारी बातों पर। एक इस बात पर रखे हुए हैं कि जो आपको पढ़ा रहे हैं सेकेंड ईयर में वो भी कुछ कम हो रहा है, सुना है। वो भी इतने सारे सिलेबस जो है वो फेसबुक पे आए हुए हैं, इतने तो हमारे सब्जेक्ट नहीं, इतने सिलेबस आए हुए हैं। वो कह रहे ये कम हो गया। आखिर में अगर सबकी बात मान लूँ, सिर्फ हर किताब में कौमी तराना बच रहा है। किसी ने कोई चैप्टर काट दिया, किसी ने कोई चैप्टर काट दिया, ये भी एक तमाशा लगा दिया उन्होंने। बहरहाल वो भी अगर कंफर्म हो गया, उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं कि ऐसी खबर तक पहुँचे, और वो ऑलमोस्ट हो गया है तकरीबन। तो वो भी इंशाल्लाह कमिंग वीक में शेयर हो जाएगा। तो फिर हमें भी पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और हमें क्या नहीं पढ़ाना। असल में उसमें देरी इसलिए लग रही है कि तय ये हुआ है कि अगर कोई चीज़ हमारे सिलेबस से, सेकेंड ईयर के सिलेबस से कटती है आपके लिए, तो वो ही चीज़ आपके एंट्री टेस्ट से भी कटेगी। ये उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि ये नहीं है कि वो सिर्फ इंटर का सिलेबस। जाहिर बात है, ये बच्चे आगे एंट्री टेस्ट में भी जाएंगे, तो फिर ये तय होगा कि वो बच्चे उसे एंट्री टेस्ट में भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है, बहरहाल देखते रहेंगे। तो अब ये तय है कि हमने जो सिलसिला अभी से शुरू कर दिया है, उसकी हमेशा ही कर देते हैं, लेकिन इस साल स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि आपने फर्स्ट ईयर भी प्रॉपर नहीं किया है। ठीक है, जब हम लास्ट ईयर यही बात अपने बच्चों से कर रहे थे, तो हम उनको ये इत्मीनान दिला रहे थे कि आपने जो कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो रिवाइज होगा। इन योर केस वो रिवाइज ही नहीं होगा, बल्कि उसके कुछ टॉपिक तो शायद हम जिंदगी में पहली दफ़ा प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये भी एक टास्क हमें है, और पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। पूरी फर्स्ट ईयर भी अगर आप कहा जाए कि इन बच्चों को दोबारा सही तरीके से पढ़ा दें, तो भी कोई मसला नहीं है। मसला होता है टाइम का, कि हमें वक्त कितना मिलेगा। जो इस साल एक्सपेक्टेड है वो ये है कि अभी तक अल्लाह करे ऐसी हो जाए कि एग्ज़ाम मई में है, तो राइट आफ्टर दी एग्ज़ाम्स जैसे भी हुए और जो भी, तो हमारा हिसाब फिर संडे नहीं रहेगा। फिर हम हफ्ते में 5 या 6 या जो भी मुनासिब हो उतने दिन क्लासेस करेंगे। तो सही मायने में पता चलता है कि किस यूनिवर्सिटी ने कब अपना टेस्ट अनाउंस किया है, हमारे पास कितना टाइम है उन बच्चों को प्रॉपरली प्रिपेयर करने का। सो बिफोर दैट वही चलेगा कि हम संडे क्लासेस लेंगे टिल जब तक एग्ज़ाम क्लोज नहीं हो जाते। फिर क्लोज हो जाएंगे तो वजह से बात है, उस पर फोकस करना है। तो ऑलमोस्ट बाकी भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो मैंने हिसाब रखा है वो ये है कि टिल दैट, चूँकि हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर ही अपनी रूटीन में भी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ भी सेकेंड ईयर ही के हिसाब से तैयारी करेंगे। एक अच्छा हिसाब आपके साथ ये हो गया था इन दी अर्ली डेज, जब आप सेकेंड ईयर की थ्योरी पढ़ रहे थे। कम से कम वो बच्चे जो सेंटर से पढ़ रहे हैं या कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कि हम ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त मजबूरन टेस्ट लेते थे, तो वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे। उस वक्त तो मजबूरी भी थी। फिर एक आधा कोई थ्योरी का भी सवाल ले लिया तो बहरहाल वो इतना अच्छा हिसाब नहीं बनता, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए थे, तो कुछ प्रैक्टिस उस MCQs की हमारी उस वजह से हो गई, और अब हमें वही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करनी है। तो कोशिश ये है कि सेकेंड ईयर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम इन संडेज़ में कवर अप करें, बाकी फिर बाद में करेंगे, और फर्स्ट ईयर बाद में करेंगे। फर्स्ट ईयर इस वक्त करने में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम डबल माइंडेड हो जाएंगे, कि वो फर्स्ट ईयर हमें अभी एग्ज़ाम में नहीं देनी है, उसे भी साथ पढ़ रहे हों, और सेकेंड ईयर तो देनी है उसे भी पढ़ रहे हों, तो ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ ना कर दे। अच्छा, अब जो कुछ भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे, इसलिए कि उम्मीद मुझे यही है कि कमिंग वीक में हम ये क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। बोर्ड से जो मेरी लास्ट फ्राइडे तक भी हमारी बात हुई, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं प्रिंट हो रहा है और रिड्यूस सिलेबस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है, उन्होंने तो हमें दोनों दफ़ा, जितनी दफ़ा हम कहें, उन्होंने कहा है कि जो फेसबुक पे चल रहा है और सोशल मीडिया में वो नहीं है, जो असल है वो हम बताएंगे। तो हमने कहा ठीक है बता दें, 2 दिन और इंतजार कर लेते, होगा वही वैसे, लेकिन ये क्या बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा है तो उनकी भी सुन लेते हैं। तो हम पढ़ाते वक्त भी और इधर भी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, MCQs की तैयारी करते वक्त जो कुछ हमें पढ़ना होता है और जो रूटीन की थ्योरी में पढ़ना होता है, उन दोनों की बातों में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क कहीं आपके लिए एडवांटेज है और कहीं आपके लिए डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस सेंस में है कि जहाँ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं
वहाँ जाहिर सी बात है आपने रट्टे तो लगाने नहीं है, पूरे पूरे नोट याद कर रहे हैं, तो वो बचत हो गई थोड़ी। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि जो वैसे याद करने में आपको 3 सफ़े बन रहे हैं और एमसीक्यूज़ के लिए हमने उसकी 4 लाइन की समरी बना दी, तो बड़ा फ़ायदा हो गया। नुकसान ये है कि थ्योरी की प्रिपरेशन करते वक्त ये बड़ा कंसर्न है कि ये चीज़ इम्तिहान में आती है तो आती नहीं है, आई दो वाले नंबर से छोड़ो। तो अब वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे लिए बड़ा कंसर्न हो गया है। ख़ास तौर पर अभी याद रखेंगे, जैसे मैंने बार बात ही कहा आपसे सिलेबस का, तो हमारी किताब हमारा सिलेबस है, यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब। उसमें से अगर कोई टॉपिक कटेगा तो वो टॉपिक हट जाएगा, लेकिन जो रहेगा उसका कितना कंटेंट हमें पढ़ना है। देखिए, एक टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में था, तो अब जितना हमारी किताब में डिस्कस किया गया था, हमें केमिस्ट्री में उतने हिस्से से फोकस करना है। उसके टॉपिक की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ी, वो हमारी किताब में भी नहीं थी, तो फिर उससे भी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना। तो कंटेंट वो होगा जो बुक में, तो बुक की लैंग्वेज, बुक की मालूमात बड़ी ज़रूरी है, और हम भी यही एडवाइस करेंगे कि उसे रीड ज़रूर किया जाए, कि जितने भी सवाल बनते हैं बहुत ज़्यादा उसी किताब से बन जाते हैं। एक चीज़ और फॉलो करेंगे आप, क्योंकि अभी एम कैट वालों का तो हुआ ही नहीं है टेस्ट, तो जैसे ही वो होगा अगले महीने में किसी वक्त, उनका टेस्ट पेपर, क्योंकि अब ऑफिशियली ये लोग इशू कर देते हैं, हम आपसे भी शेयर करेंगे, तो आपको उस पेपर से भी और उससे पिछले पेपर्स भी हम आपको देंगे, तो उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस का मयार कैसा है। एमसीक्यूज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके हम 3 स्टाइल्स बनाते हैं, 3 लेवल्स या 3 कैटेगरीज हैं, आप उसको कोई भी नाम दे दें। तो उसमें से पहले को हम कहते हैं लेवल 1 कहते हैं उसको, तो वो है मेमोरी बेस्ड। ये है फैक्चुअल क्वेश्चंस, रट्टा, आसान लफ्जों में बना दिया। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बहुत कम है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 80 to 90% मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल नॉलेज पर है, जो आपको याद हो। यहाँ आपका नॉलेज, आपकी याददाश्त इम्पॉर्टेंट है। नहीं याद होगी तो कम से कम सोचने से दिमाग में नहीं आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल नहीं है ये, या आपने अपने जहन से सोच लिया, नो। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, इट्स अ फैक्चुअल नॉलेज, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये हमें याद हो कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर फैक्ट जो है वो वाटर गैस बनाता है। नाइट्रोजन बिकम्स लिक्विड एट डैश टेम्परेचर। चैप्टर 2 हाइड्रोजन की बातें कर रहा हूँ, पढ़े हैं सबने, इसी कर रहा हूँ। तो अब -196 इज द कंडेंसेशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप नाइट्रोजन छोड़कर किसी और गैस का मुझसे पूछ लें, मुझे भी याद नहीं होगा, मैं सबके बॉइलिंग पॉइंट याद करके थोड़ी बैठा हुआ हूँ, कोई भी नहीं बैठा हुआ। जो किताब में है वो हमने भी याद किए हैं, वही आपको भी याद करना है। ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये तो रट्टा है। तो ये क्वेश्चंस जो इस वक्त का फॉर्मेट है, अगर मैं उसी को मान लूं कि आगे चल रहा है, 60 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। ये है मेडिकल वालों का। इंजीनियरिंग वालों में अगर हम एनईटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ 20 क्वेश्चंस हैं। तो अब जब 60 होंगे तो भी, जब 20 होंगे तो भी, या जैसे नस्क में 30 होते हैं, तो वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज थोड़ी यूनिफॉर्म सी है। यानी अगर 60 क्वेश्चंस हैं तो उन्होंने 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस क्लियरली बताई हैं। नंबर 1, उनमें से 20 क्वेश्चंस का ताल्लुक मेमोरी बेस से होगा। 20 क्वेश्चंस टाइप 2 और टाइप 3 जो मुझे भी बतानी है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसका मतलब है कि बच्चों की मेमोरी भी चेक हो जाएगी और दीगर चीज़ें भी चेक होंगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह चैप्टर वाइज भी इसे यूनिफॉर्म फैलाया गया है। 8 चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में है, 11 चैप्टर सेकेंड ईयर में, टोटल 19 चैप्टर हैं। तो ऐसे नहीं है कि ऑलमोस्ट हर एक से 3-3 क्वेश्चन बना दें, नो। चैप्टर की लेंथ को देखते हुए भी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाइड्रोजन का चैप्टर बहुत छोटा है, तो अमूमन उसमें से 2 क्वेश्चन होते हैं।
चैप्टर नंबर 7 जो अब हम शुरू करेंगे अपनी थ्योरी पढ़ाते वक्त, ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो उसके कभी कभी 5 या 6 क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो चैप्टर्स बड़े हैं उनके ज़्यादा सवाल, जो चैप्टर्स छोटे हैं उनके कम, लेकिन होंगे हर टॉपिक में से, हर चैप्टर में से, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी। तो अब मेमोरी बेस्ड के लिए हमारी रीडिंग स्टफ बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें मेरा काम कम है, मतलब अब मैं खड़े होकर आपको ये रीड ही करके बता सकूंगा ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है और ये इसको ये कहते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है। ये तो फैक्चुअल नॉलेज है, थ्योरी में पढ़ी है, हम यहाँ आपको दोहरा देंगे, या तो आपने करनी, या मेरे समझाने का काम नहीं है। समझाने का काम और प्रैक्टिस कराने का काम अगले 2 हिस्सों में है। नंबर 2 वाला कहलाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सेकेंड ईयर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत, जैसे चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल था, और ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट पूरी। इस कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट बेस है, समझने की चीज है, रट्टे नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं आप तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर का रट्टा, अगर आप वो 260 स्ट्रक्चर्स की एग्जाम्पल जो हमने कराई है रट भी लें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि एग्जैक्टली उन्हीं में से कोई आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं। तो हमें उन एग्जाम्पल से समझनी थी चीज, लॉजिक हासिल करनी थी, फिर हमें जैसी भी सिचुएशन मिले हम उसके हिसाब से करते हैं। तो ऐसे सवालात लाइक नॉमेनक्लेचर, और अब जब आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़ेंगे, दे आर ऑल कॉन्सेप्चुअल। फर्स्ट ईयर में सारे चैप्टर कॉन्सेप्चुअल थे। जो बातें भी आप वहाँ पढ़ते थे उसमें, अगर हम आपसे ये कहें कि चार्ल्स लॉ याद है, अभी सेकेंड ईयर में भी तो हीट में आता ही है। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर गैस का वॉल्यूम 100 ml है, अगर गैस का वॉल्यूम 100 ml है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं टेम्परेचर डबल कर दूं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वैल्यू बताएं। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आप सब पीछे रह जाते हैं। मैंने खास तौर पर बताया भी, बोला भी इसीलिए, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डबल हुआ है, केल्विन में नहीं हुआ है। केल्विन में चेंज करो, तो ये है, क्या ये टेम्परेचर डबल हो रहा है? आपके फरिश्ते भी बगैर कैलकुलेटर के नहीं निकाल सकते क्या होगा। वैल्यू बढ़ेगी 100 से, थोड़ी सी कोई 5-7 बढ़ जाएगी बस। तो ऑप्शन ही ऐसे होंगे, एक 200 लाजमत देंगे आप जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो उसको 200 बना देंगे, और एक देंगे ना 20, खत्म बात, हमने लिखा ही नहीं सही वाला जवाब, कल जो करना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जिस बच्चे को लॉ ऑफ रट्टा लगाया हुआ है, तो रट्टे वाले ने तो अपना जवाब 200 ही बताना है ना, लेकिन जिसने समझा हुआ है उसको फौरन क्लिक करेगा, नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर तो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन में होना चाहिए, और केल्विन में तो ये टेम्परेचर डबल नहीं हो रहा, सो डबल नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस। तो इसका मतलब है ये चीज है कॉन्सेप्चुअल, और ये प्रैक्टिस से आएगी। बड़ा सिंपल बात है, ये सवाल हमारे फर्स्ट ईयर के थ्योरी के बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ये इतना मशहूर सवाल है, लेकिन अब अगर जिंदगी में कहीं दोबारा मैंने आपको दिया, आप में से कोई बच्चा नहीं खाएगा। कॉन्सेप्चुअल की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सही पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे एक ही चीज से 2 दफा धोखा नहीं दे सकते आप। इसका मतलब इन क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर आपको बचा लेगा। जो भी ट्रिक छुपी हुई है क्वेश्चन के पीछे, अगर आपने उसके 1-2 सवाल किए हैं, बस अब आप वो उससे रेलिवेंट जो भी और आएंगे तो आप रेडी होंगे, आप कहेंगे हाँ ये तो वही ट्रिक है इसमें। तो इधर बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, एक्सपोजर। तो अब ये हमारा काम है, हर ऐसे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर दें, तो ही बात बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा बड़ा बुरा काम है, और वो है न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो कोई भी नहीं है, नॉट एट ऑल।
फर्स्ट ईयर पूरी भरी पड़ी है। तो फर्स्ट ईयर के कंट्रीब्यूशंस में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल का होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल से भी इतनी लड़ाई नहीं है हमारी, बन जाएगी बात, लेकिन एक जो मुसीबत डाल रखी है वो है बगैर कैलकुलेटर। तो हमसे कैलकुलेटर से न्यूमेरिकल नहीं होते थे, ये लोग बगैर कैलकुलेटर करवा रहे हैं, और ये अजाब भी इन पे है, मेडिकल वालों पर भी, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है। तो इंजीनियरिंग वालों में भी है कुछ उनका चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मेडिकल वालों का तो अब ये बात तय हो गई कि जो भी, तो पूरे पाकिस्तान की कहानी सुना रहे हैं ना, कि जो भी मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, सबका एक ही इम्तिहान है और कैलकुलेटर हिसाब। इंजीनियरिंग वालों में हर एक ने अपनी मस्जिद अलग बनाई हुई है। एनईटी वाले अलग इम्तिहान लेते हैं, पास वाले अलग लेते हैं, नर्स वाले अलग लेते हैं, शख्सियत वाले अलग लेते हैं। तो किसी ने कैलकुलेटर अलाउ किया, ज़्यादातर ने किया हुआ, तो इसलिए उनको इतना मसला नहीं होता। हमारा मसला ये है कि जब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो समझ में आ गया, अच्छा हाँ ये कर लेंगे, अब बगैर कैलकुलेटर के कैसे करें? यही सवाल था, मैं इसीलिए करूँ क्या कि मैं कहूँगा नन ऑफ दी दे दूंगा इसका जवाब। क्या बगैर कैलकुलेटर के कोई बच्चा अगर V1/T1 का फॉर्मूला लगाने बैठे तो फिर यही सवाल करेगा पेपर में, क्योंकि हम में से इंजीनियरिंग वालों को तो शायद फिर थोड़ी बहुत आदत रह गई हो कि उनका काम मैथ्स में ऐसा होता है और बाज़ औक़ात कैलकुलेटर नहीं होता तो मजबूरन ही बैठ के फॉर्म कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल वालों को तो इसकी आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इन्हीं क्लासों में और गालिबन आप ही लोगों जैसे लोगों के साथ मैंने ये मंजर भी देखा है कि अगर मैंने ये कहा पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त कि ग्रुप मालूम करने के लिए अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन S2T5 हो तो ये 5 और 2 जमा करेंगे तो ये ग्रुप 7 का होगा, तो कैलकुलेटर निकल आते हैं 5 और 2 जमा करके। तो अब ये जो ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है, ये एटीट्यूड जो है ना कि हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि इतनी सिंपल नंबर्स को भी हम कैलकुलेटर से चेक कर लें, तो ये यहाँ फंसवा देता है। तो ये जो कैलकुलेशन की स्किल है न्यूमेरिकल में जो हमारे का, ये ना केमिस्ट्री है ना फिजिक्स है, दोनों में न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, और बगैर कैलकुलेटर के तो ये ना केमिस्ट्री है ना फिजिक्स है। केमिस्ट्री फिजिक्स वाला अपना टॉपिक पढ़ाएगा या आपको ये सिखाएगा कि डिवाइड कैसे करते हैं बगैर कैलकुलेटर के, तो यहाँ फंस जाते हैं। तो ये जहन में रखना है कि ये चीज़ टीचर के पढ़ाने से या किसी ट्रिक से रातों रात आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। इट्स एन एटीट्यूड जो डेवलप करना पड़ेगा आपको, एंड इट टेक्स टाइम। तो अभी से इस बात की कोशिश करना शुरू कर दें फॉर योर नॉर्मल रूटीन वर्क। केमिस्ट्री वाला तो नहीं करवाएगा न्यूमेरिकल इस साल आपको, लेकिन फिजिक्स वाला तो करवाएगा। तो कोई हर्ज नहीं है कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की जब जल्दी करना हो, टेस्ट है तो टेस्ट बात है कैलकुलेटर से कर लें, खत्म हुई बात। घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी से ही आदत डालें, नहीं करता मैं कैलकुलेटर से, ऐसे करके देखता हूँ मुझे कितनी देर लगती है। हम में से हर एक को मैनुअल डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं कि नहीं आता, आदत नहीं रही है। टेबल पढ़ने की, क्विकली काम करने की हमें आदत नहीं रही है। हम में से हर एक बगैर कैलकुलेटर के सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है, लेकिन देर लगेगी और हमें देर नहीं लगानी। तो वो काम में कैसे जल्दी हो जाएगा, इसका एक ही तरीका है कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिस ज़माने में हम पढ़ा करते थे कैलकुलेटर नहीं थे, यानी कैलकुलेटर एक लग्जरी माना जाता था जो कुछ बच्चों के पास होते थे। ज़रा बच्चे जिनके माँ बाप पैसे वाले होते थे ना, वो अपने बच्चों को कैलकुलेटर लेके दे देते थे, तो उनसे मांग टांग के गुजारा, हम तो देख के भी खुश हो जाते थे, अरे वाह जो हम तो। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब है ही नहीं तो खुद करना है। तो टेबल भी बहुत पक्के याद थे, डॉजिंग टेबल भी याद थे। एक पूरा काम उस ज़माने में स्कूलों में कराया जाता था कि वो यूँ नहीं सुनते थे कि 7 का टेबल सुनाओ, अरे 7 8 का, और पूछते जा रहे हैं। तो अब वो हमें आदत भी उसी की, ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो डेसिमल के भी टेबल याद है। 1.5 का टेबल तो आप सोच समझ के भी नहीं पढ़ सकते, हमें वो भी याद थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा। तो इसलिए ये आदत बनानी पड़ेगी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हमें ज़्यादातर जो टाइम देना है वो इस पे देना है।
इस पे हमें कम टाइम देना होगा, आपको ज़्यादा, आपको याद करना पड़ेगा। हम बता दें भाई ये स्टफ है, अभी आपको याद हो तो इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे तो बात बनेगी। ये अभी कंसर्न नहीं होगा मेरा, कम से कम, क्योंकि सेकेंड ईयर में नहीं है, ये बहुत होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हर एक ने थ्योरी में पढ़ रखा है। तो एक छोटा सा काम करते हैं बिफोर स्टार्टिंग, हमें लेके आ गया इसलिए न्यूमेरिकल तो नहीं होगी ऐसी बात है, लेकिन पहली दोनों टाइप्स इसमें मौजूद होंगी। आपको बताना है कौन मेमोरी बेस्ड है और कौन कॉन्सेप्चुअल है। नहीं, ऐसी हिंदी नहीं लगी, मैं बता दूंगा, आपको सॉल्व करना है, इसीलिए बता दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, टेस्ट नहीं है ना ही ये कोई वो है, ये हम मिलके करेंगे। लेकिन ये इस बात को चेक करने के लिए है कि इस वक्त आप क्या जानते हैं, क्योंकि चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं, रट्टे भी लगा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन होंगे बिल्कुल मेमोरी बेस्ड, तो जिसको याद होगा फौरन कर लें। जो कॉन्सेप्चुअल होंगे उसमें हमें समझ आएगी कि चैप्टर के एक एक टॉपिक को याद करने के बावजूद भी बात नहीं बन रही, क्योंकि उसे समझने के लिए थोड़ा टेढ़ापन भी चाहिए हमें। तो करके देखें, क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल, ये कोई अच्छा ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? अच्छा है, बस सही है, आपने कह दिया मैं मान गया। मैं तो ऐसी हल्लों की बातें मान लेता हूँ, मेरे अंदर ये अच्छी बात है, फौरन बात मान लेता हूँ। अच्छा भाई, पहले मेरा दिल ये था कि मैं सिर्फ फर्स्ट पेज दूँ, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, उसी में मेरा काम हो जाता, और अल्लाह जानता है कि हो जाएगा आपके पढ़ के। क्योंकि मैंने कहा चलो देने में कोई हर्ज नहीं, पूरे अभी भी नहीं हुए तो क्या होगा, अभी भी हो जाएंगे। लेकिन एक बार अगर पता चले आपको एमसीक्यूज की तैयारी को अलग से तवज्जो चाहिए, थ्योरी पढ़कर आए और उस थ्योरी में आप एकदम मास्टर हो तो भी आप एमसीक्यूज करते वक्त घबरा जाएंगे। ये पहला पेज उसी लिए है, दूसरा पेज भी है, पहला पेज तो इसी के लिए है। आज ये अंदाजा मैंने कर लिया कि ये मैं पहली और आखिरी दफा इस तरह दे रहा हूँ। ये तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये हवाले की छोटी पर सबसे मेरा तो काम हो जाएगा, आइंदा से कुछ बहुत जज्बाती हो गया। ये जो है मेरी उम्र के आदमी के लिए हर चीज की बेसिक आइडिया नहीं था। अच्छा, 27 समंदर से बुलंदी पर आया तो सर्दी ज्यादा नहीं अच्छा, चूंकि मैं एक और बात आपसे कहता हूँ, ये टेस्ट मेरे नंबर इतने आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती कर देंगे, ये सारी मामला जो है ना वो क्लास के बाहर फेंकाएंगे। सो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सवाल पढ़ें और जो समझ में आता है आंसर टिक कर दें। ना कोई आपसे क्वेश्चन लेकर आपके जवाबात को पब्लिक करेगा और ना ही कोई आपके बारे में कमेंट्स करेगा। हम इसके बाद जवाब बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है ना? तो फील फ्री, बिल्कुल घबराए बगैर क्वेश्चन पढ़ें, जो समझ में आता है एबीसीडी टिक कर दें। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, KING, किंग, किंग मैंने बादशाह, ये शाह जहाँ पर आया वो टिक करा दे, सही होगा वो।
ओके, मेरे ख्याल में जवाब पे आ रहे हैं। ये है प्री टेस्ट, यानी मेरे, हम वैसे थ्योरी में पढ़ा हुआ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पढ़ाने से पहले हमने चैप्टर 1 2 चेक कर लिया आपके, पढ़ाने के बाद भी करेंगे, फर्क पता चलेगा क्या फर्क पड़ा। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला सवाल, डायग्राम बनी है और उस डायग्राम में अगर आप रियलाइज कर पा रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा बना हुआ है। तो एग्जैक्टली इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ 2 एलिमेंट है, वो हिस्सा नहीं दिखाया हमने। सेकंड पीरियड में 8 होते हैं, वो दिखाया है। थर्ड में 8 होते हैं, वो दिखाया है। और फोर्थ फिफ्थ दिखाया है। उसमें 2 एलिमेंट मेंशन किए, क्यू एंड आर। बड़े मजे से आप हिसाब लगा सकते हैं क्यू का ग्रुप कौन सा है और आर का ग्रुप कौन सा है। क्यू का ग्रुप है सेकंड, ग्रुप 2A, और आर का है ग्रुप 5। जो हमने रट्टे मारे पढ़ते वक्त उसके मुताबिक ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 का चार्ज हासिल करता है, ऐसा ही है ना, और क्वेश्चन का। और ग्रुप 5 वाला एलिमेंट, उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 का चार्ज हासिल करता है। तो अब अगर एक एलिमेंट पर +2 का चार्ज हो और दूसरे पर -3 का हो, तो क्रिस क्रॉस मेथड से इन दोनों के दरमियान जब कंपाउंड बनेगा तो उसका फॉर्मूला Q3R2, and that is in my option last B. पीरियोडिक टेबल का ये मामला चेक हुआ कि आपने ग्रुपिंग पढ़ी, वो सारे फीचर ग्रुप 1A 2A 3A 4A पढ़े, उसमें ये बातें आई हैं कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके कौन सा चार्ज बनाता है, ये बात भी आ गई। फिर ये बात भी आ गई कि अगर हमें कैटाइन और एनाइन के चार्जेस पता हो तो क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला कैसे स्टैब्लिश करते हैं। ये एक कहानी हो गई, कॉन्सेप्चुअल था, करते तो नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर वो सवाल है जिस जिस एरिया पे हमें और आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी, ग्राफ। सीधी सादी बातें जो हम सबको पता है ग्राफ में डाल दो, हमारा बच्चा क्लीन बोल्ड हो जाता है। क्योंकि ग्राफ वो चीज है जिसको तो समझे हमारे यहाँ विलन का दर्जा हासिल है। प्रैक्टिकल किसी तरह कर दिया, आखिर में सर ने कह दिया अब ऐसा करो इन दो चीजों को ग्राफ बनाओ। ग्राफ का तो हमें ऐसा है कि डर लगा होगा पता नहीं क्या बनवा दिया। तो ये इनकी ट्रिक है, ग्राफ बनाएंगे तो नहीं एमसीक्यूज में आप, ग्राफ और आप उसे समझेंगे। तो अब ये बड़ा अच्छा हिसाब है अगर हम रियलाइज करें। Which graph shows the number of electrons in the outer shell of an atom plotted against the proton atomic number for the first 10 elements in the periodic table. 4 ग्राफ दिए गए हैं, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी लास्ट ऑर्बिट, और आपने देखना है कौन सा ग्राफ सही है। तो फौरी तौर पर हमें रिकॉल करनी है ये बात कि 1 से लेके 10 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये उनका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऐसे हो गई। क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं सब कर रहा हूँ, जिससे समझ में आएगा उसे शायद ये सब करने की भी जरूरत ना रहे। जब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो अब आखिरी काम करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी लास्ट ऑर्बिट। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी लास्ट ऑर्बिट 1, यहाँ देखो, यहाँ अब लास्ट ऑर्बिट 2s1 है, 1s2 तो फर्स्ट ऑर्बिट है, उसे थोड़ी गिनेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दोबारा 1, यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ लास्ट ऑर्बिट 2s2 2p1 पूरा है, तो ये कितने हो गए 3, ये हो गए 4 5 6 7 8। तो जो नजर आ रही है बात ये है कि पहले दो में 1 2 है, फिर कम हो गया। तो अब आप खुद सोचिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा और यहाँ आएंगे 2 3 4, ये एटॉमिक नंबर है ना,
और यहाँ आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो पहला एटॉमिक नंबर 1, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 3 में दोबारा 1 हो गया, और एटॉमिक नंबर 4 में दोबारा 2 हो गया, फिर 5 में 3 हो गया, 6 में 4 हो गया। तो शेप क्या आ रहा है? ठीक है, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है? पहली दफा है तो बनाकर दिखाया है, अगली दफा होगा थोड़ा और कम काम करना पड़ेगा, उससे अगली दफा होगी तो आपको पहचानेंगे फिर ये गिरा। ये वो चीजें हैं जो हमें आती हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड जिस अंदाज के क्वेश्चन इम्तिहान में था उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम हमारी वो सलाहियत एक तरह से पॉलिश नहीं होती। जरूरत पड़ेगी सवालों में बार बार, इवन बायोलॉजी तक के सवालों में ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। और ये जो मैथ्स वाले हैं इनकी तो जिंदगी इसके बगैर चलेगी नहीं, इनको तो अपना नाम भी ग्राफ में लिखना पड़ेगा थोड़े दिनों के बाद। इसको तो है जिंदगी क्या गुल खिलाती है अभी। तो चल खैर हुई बात। थर्ड, आसान बट अगेन अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। एक स्ट्रक्चर दे दिया, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड कंटेनिंग द एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड द अननोन एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड पता नहीं कौन है, हाइड्रोजन हमें पता है कौन है। तो हाइड्रोजन का तो एक वैलेंसी होती है हमें पता है, एक्स वाई जेड की इसे देखकर फैसला कीजिए कि क्या वैलेंसी होगी। तो सिर्फ एक चीज इसमें मैं मेंशन कर दूं कि एक जगह पर जहां वो एक हमारी प्रिंटिंग में आने से रह गया, दिस वाज दिस। और ये यहाँ एक डैश तो बना हुआ है आगे हाइड्रोजन, बॉन्ड तो शो हुआ है लेकिन ये किसके साथ बना हुआ है वो शो नहीं हुआ। तो अब एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है ये उसकी वैलेंसी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड एन एटम कैन फॉर्म। हाइड्रोजन हर जगह एक ही बॉन्ड बना रहा है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, हम सबको पता ही है। तो उन्होंने पूछा एक्स वाई जेड, जरा गिनिए स्ट्रक्चर में कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। एक्स 2 जगह आया है और दोनों जगह उसकी तरफ 4 बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब एक्स की वैलेंसी 4 है। वाई 2 जगह आया है, दोनों जगह वो 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है वाई की वैलेंसी 2 है। और जेड एक ही जगह आया है और 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है जेड की वैलेंसी 3 है। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ है। अच्छा, इन्होंने पूछा ये है कि टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दीज एलिमेंट्स एक्स वाई जेड बिलोंग। तो अब वैलेंसी से आपको ये हिसाब लगाना है कि वो किस ग्रुप में होंगे। याद रहे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैलेंसी पूछिए, चार्ज नहीं पूछा है। तो 2 वैलेंसी किसकी होती है? ग्रुप 2 के एलिमेंट की भी होती है और ग्रुप 6 के एलिमेंट की भी होती है। ग्रुप 2 वाले मेटल हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो नहीं हो सकते। 6 वाला हो सकता है क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 2 वैलेंसी किसकी तय हुई थी यहाँ पर? वाई की, वाई ग्रुप 6 का होगा। 3 वैलेंसी किसकी तय हुई थी? जेड की, जेड ग्रुप 5 का होगा। और 4 वैलेंसी तो ग्रुप 4 ही होगी। तो अब ये ऑप्शन कहाँ कहाँ है? ये ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन सी में। तो सेकंड वाले में भी सी था आंसर, और अब थर्ड वाले में भी। ये तीनों कौन, अभी आगे भी ये कॉन्सेप्चुअल सोचना पड़ रहा है, सिर्फ इस बात से कि हमने चैप्टर 1 की हर बात याद की हुई थी या 2 की, उससे बात नहीं बन रही, हमें सोचना पड़ रहा है। अच्छा, 3 में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये रिलेटिवली आसान है। ठीक है ना। अब हमारे बोर्ड का हिसाब ये है डिफाइन पीरियड्स। पीरियड की डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल लॉज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड, दे आर 7 इन नंबर। ऐसे याद कर लेते हैं। यहाँ अब वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या हरकत की? डायग्राम दिया, अगेन पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा दिया, कुछ एलिमेंट्स के क्यू टी पी आर एस, और अब आपसे पूछते हैं इनमें से कौन से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक ही पीरियड में है। तो आपकी आंखों ने सिर्फ देखना है ऑप्शंस में से कि जो ऑप्शंस में पेयर दिया हुआ है कौन सा पेयर ऐसा है जो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है। जो ऊपर नीचे हैं वो ग्रुप में होंगे, जो एक ही लाइन में है वो होंगे। तो कौन से 2 हैं? लास्ट ऑप्शन, आर एन एस, ये एक ही लाइन में है। बाकी कोई भी हमारा पेयर ऐसा नहीं है जो एक ही लाइन में हो। तो आर और एस एक ही पीरियड के एलिमेंट है। 5वां सवाल, विच रॉ
shows the correct number of protons and electrons in the ion of an element in group 2A of the periodic table. इसमें से कौन सा कॉलम या कौन सा ऑप्शन ये जाहिर करता है ऐसे एलिमेंट को जो ग्रुप 2A में है और उसके आयन को। तो पहले तो ग्रुप 2A में जो होगा तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो वो फौरन आप अंदाजा हो रहा है ऑप्शन बी में एटॉमिक नंबर 12, अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो खत्म होगी 3s2 पर। तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 चार्ज वाला कैटायन बनाता है। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 12 से 10 हो जाएगी। तो ये एग्जैक्ट वही ऑप्शन है बी में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आयन में 10 है। तो बी इज द राइट आंसर। अब एक अच्छी सी बात बताओ, 5 ठीक है, आप सबने किए, किसके कितने सही हुए कितने गलत हुए उसको पता है, मैं नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये तमाम 500 सवाल ओ लेवल्स में आते हैं, यानी मैट्रिक स्टैंडर्ड। और इत्तेफाक से अभी 4 दिन पहले O1 में हमारा अपना बच्चा है, उसके पेपर में से लिया गया, उसने 500 ठीक किए, क्योंकि उनको इसी तरह पढ़ाया जाता है। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत दिमागी तौर पर सुपरमैन बना है, नहीं, आपको नहीं पढ़ाया। तो अगर हमें परेशानी हुई कहीं अटके हम, तो इसकी ये नहीं वजह है कि हम कमज़ोर हैं या दिमाग हमारा अच्छा नहीं है, हम निकम्मे नहीं, इसकी वजह है कि ये हमारा ग्राउंड नहीं है। अगर हमारे जो सवाल जो होते हैं रट्टे मार के बैठे होते हैं, ये उनको दे देना, वो तो रोते हुए घर जाते हैं, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो लिख भी नहीं सकते। तो उनका ग्राउंड अलग है, हमारा ग्राउंड। अच्छा, अब हमने ये हरकत इसलिए की कि जब हम MCQs के पेपर्स देखते हैं, खास तौर पर पिछले 10 सालों के, इंजीनियरिंग वाले भी और मेडिकल वाले भी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस O लेवल से और O लेवल से बराह रास्त कट एंड पेस्ट है एग्जैक्टली। तो वो लोग खास तौर पर जब उन्हें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देने हैं तो वो इनको पिक करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल बना है। सिलेबस एक ही है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अप्लाई होगा। तो इसलिए हम आइंदा भी ये काम करेंगे। और आपके लिए नसीहत ये है कि वो बच्चा जो खुद से चाह रहा है, सर कोई गाइड करें, हम कहाँ से तैयारी अगर करना चाह रहे हैं, आपको हफ्ते बाद शक्ल दिखाएंगे, तो बड़ा आसान काम है, सिर्फ 50 रुपये, मुझे मत दे दीजिए 50 रुपये मांग रहे हैं। ये मैं नसीहत कर रहा हूँ, इसी पे अमल कीजिएगा, ज़्यादा होशियार ना बनिएगा। पुरानी किताबें जहाँ से मिलती है ना, रद्दी पेपर वाले, वहाँ 50 रुपये में आपको O लेवल्स का रेड स्पॉट की बुक मिल जाएगी MCQs की, कि उनका 5 ईयर कहलाता है, जिसमें MCQs होंगे। कौन सी होगी, वो 3 साल पुराने वाली होगी, क्योंकि महंगी वो मिलेगी जो इस साल की होगी। अच्छा, तो वो तो यार ना रिसेंट है, आपको इससे क्या रिसेंट है यार, आपने कौन सा O लेवल देना है? आप बोले ठीक है मुझे 15 साल पुरानी वाली भी देने, कोई हर्ज नहीं, 50 रुपये की सवाल होंगे उसमें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। यानी वाकई कोई बच्चा अपने आप को समझता है ना, नहीं मैं तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, उस वो सारा नशा खत्म हो जाएगा। अच्छा, उस किताब में अच्छी बात यह है कि इसी तरह सवाल के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी होती है कि ये जवाब अगर हमने बी कहा है तो क्यों कहा है। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अपने ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं, टॉपिक वही खोलें जो पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल वहाँ भी है, यहाँ उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ऑर्गेनिक आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी है, थोड़ी सी है वो, लेकिन जितनी भी है आपको अंदाजा हो जाएगा हाउ मास्टर आया है, मुझे कितना आता है। ठीक है, तो अब इसके बाकी सवालात से मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा, और फिर हम एक काम अगली दफ़ा से ये भी करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम पीरियोडिक टेबल से ही शुरू करेंगे। तो अगर आपके पास आपके अपने लेक्चर्स और नोट्स हो वो ज़रूर लाइए, ताकि आप बार बार एक ही चीज़ लिखने से बच जाए। हम की पॉइंट्स बताएंगे, और उसमें एक अच्छी बात अगली दफ़ा ये भी हो जाएगी कि मुझे उम्मीद है कि इट विल बी क्लियर कि उन चैप्टर्स में से भी कौन कौन सी चीज़ें कट गई, तो वो स्किप कर देंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये काम करेंगे और इनके आंसर शेयर करेंगे। अब इसके बाद वाले जवाब ज़्यादातर वो हैं जो थोड़े थोड़े मेमोरी बेस्ड हैं, तो वो आसान हुए होंगे, लेकिन पहले मैं ये आंसर डिस्कस करूँगा फिर मैं आगे, ठीक है।